हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियोस में हम लोग डीएसए के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे, जो कि 2022 के पेपर का था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें जो दोनों क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, है ना। और इसका जो बी पार्ट है ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो तुरंत ही निकल जाएगा, लेकिन इसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा समझाने में। तो आप इसको अच्छे से देखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना लगभग तय ही रहता है। तो आप इसको अच्छे से देखना और ट्राई करना कि नोटबुक में इसे लिख कर प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। उसके बाद एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा इस थ्योरम से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन बन ही जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन डिफरेंट एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बिगो, ओमेगा, थीटा। मतलब इन तीनों नोटेशन को एक्सप्लेन करना है और यूजिंग फिगर्स, मतलब डायग्राम की हेल्प से हमें बताना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो बिगो नोटेशन क्या होता है? दिस रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस फॉर एन एल्गोरिदम। मतलब कि कोई भी एक एल्गोरिदम वर्स्ट केस में कितना ज़्यादा टाइम लेगा किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम लोग बिग ओ नोटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको जनरली बिग ओ से डिनोट करते हैं और एन स्क्वायर ऐसे ही लिया गया है यहाँ पे, मतलब समझिए कि एग्जाम्पल के लिए लिया गया, ठीक है। इस डायग्राम को समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में जैसे देख सकते हैं आप, कोई भी पहला शॉट ले लेते हैं हम लोग, सिलेक्शन शॉट। इसका जो बेस्ट केस है, मतलब वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, मतलब कि सिलेक्शन शॉट बेस्ट केस में इतना टाइम लेगा, मतलब बिग ऑफ एन स्क्वायर के रेंज में टाइम लेगा। एवरेज केस में भी इतना ही टाइम लेगा और वर्स्ट केस में भी इतना ही टाइम लेगा, ठीक है। देन फिर मान लीजिए हम लोग क्विक शॉट को देखते हैं। क्विक शॉट बेस्ट केस में बिग ऑफ एन लॉग एन टाइम लेगा, एवरेज केस में भी उतना ही टाइम लेगा और वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा, ठीक है। तो ये जो कॉलम देख रहे हैं वर्स्ट केस, इसी को बिग ओ अपना डिनोट करता है। लेकिन आप यहाँ पे भी बिगो देख रहे हैं, यहाँ पे भी बिगो देख रहे हैं। इसका रीज़न क्या है वो थोड़ा सा आगे में हम समझेंगे। बेसिकली देखिए, वर्स्ट केस जब भी आप कंसीडर कर लेंगे, वर्स्ट केस मतलब मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम टाइम में मिनिमम टाइम तो खुद ब खुद आ जाता है ना। इसकी वजह से हम लोग बिगो से तीनों ही केस को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली अगर आप बात करें तो बिगो से हम लोग वर्स्ट केस को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायग्राम को समझते हैं। लेट से आपके पास कोई फंक्शन है और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, मतलब कि उस फंक्शन को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लेट से मतलब मान लीजिए कोई अरे दिया हुआ है, उसको सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि वो अरे पार्शियली सॉर्टेड है, मतलब वो किस कंडीशन में वो अरे, ठीक है। और उसके बाद भी हम अलग अलग सॉर्टिंग लगा सकते हैं उस पर। तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे ना, कि हम लोग वैसा सॉर्टिंग लगाएं जिससे सबसे कम टाइम लगे, है ना। हम लोग जनरली तो यही ट्राई करेंगे, लेकिन कोई ऐसा भी सॉर्टिंग हो सकता है जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा होगा, तो उस केस के लिए बिगो नोटेशन बना है ना। मतलब बिगो नोटेशन जो है, ये फंक्शन मान लीजिए एफ एन है, ये मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है परफॉर्म होने में, तो वो है सी ऑफ जी एन। सी मतलब कोई कांस्टेंट है, जी एन क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। मतलब फंक्शन जो मैक्सिमम टाइम लेगा किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, उसको हम डिनोट करते हैं सी ऑफ जी एन से। तो यहाँ जो मैक्सिमम टाइम है बिगो का, उसको डिनोट किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ इधर ग्राफ के इस पोर्शन में देख रहे होंगे, कहीं पे ये जो सी एन का ग्राफ है, कहीं पे जो ये सी जी एन का ग्राफ है वो कहीं नीचे है कहीं ऊपर है, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि छोटे वैल्यूज़ के लिए ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है। जब भी हम एक रेंज के बाद जाते हैं, जैसे मान लीजिए 0 1 2, इस रेंज को जनरली हम इग्नोर करते हैं। जब भी रेंज अपना 2 से एबव हो जाता है, मतलब ऐसे हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, 2 या 3 से या 5 से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम लोग इस कंडीशन पे आ जाता है, मतलब मैक्सिमम टाइम को डिनोट करते हैं। तो इसीलिए ग्राफ को यहाँ तक लिया गया है, पहले डिनोट किया गया एन नोट, इसके बाद जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, जो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा किसी भी ऑपरेशन को करने में, उसको हम डिनोट करें बिगो नोटेशन से, ठीक है। और ये अपने फंक्शन के ऊपर है, इसका मैक्सिमम टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। देन फिर आते हैं बिग थीटा नोटेशन पे, ठीक है। ये क्या करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द एवरेज और टिपिकल केस परफॉर्मेंस फॉर एन एल्गोरिदम। मतलब कि बहुत सारा हम डेटा लेके एवरेज केस की बात करते हैं, मतलब कि एवरेज केस में एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो हम बात करते हैं थीटा नोटेशन में।
या थीटा नोटेशन से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन एफ एन है, तो एवरेज केस में क्या होगा, इससे कम टाइम नहीं लगेगा, C1 GN से कम टाइम नहीं लगेगा और C2 GN से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस ऑपरेशन FN को परफॉर्म करने में। तो ये ग्राफ यही डिनोट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वही सेम टेबल बना हुआ है, ये अपना एवरेज केस को डिनोट करता है। तो इस केस में हम लोग थीटा का यूज़ करते हैं, यहाँ पे थीटा एन स्क्वायर, थीटा ऑफ एन स्क्वायर डिनोट कर सकते हैं, मतलब इस टेबल के अंदर हम लोग थीटा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बिग ओमेगा नोटेशन। ठीक है, तो ये होता है बेस्ट केस परफॉर्मेंस के लिए, मतलब किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए सबसे कम टाइम कब लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं बिग ओमेगा नोटेशन। ठीक है, तो जैसे फंक्शन अपना एफ एन हो गया, ठीक है, और इसको करने में सबसे कम टाइम लगा सी ऑफ जी एन, सी क्या है, कांस्टेंट है, और जी एन क्या है, फंक्शन है। ठीक है, इतना टाइम लगा, तो यही इसका बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, यहाँ जितना भी बेस्ट केस है उसके आगे आप ओमेगा यूज़ कर सकते हैं, ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा ऑफ एन। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बीगो इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि बीगो में वर्स्ट केस आ जाएगा जब, तो बेस्ट केस भी आ जाएगा, है ना। मतलब वर्स्ट केस जो होगा वो हमेशा बेस्ट केस से तो या तो ज़्यादा ही होगा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों को आप समझा सकते हैं एग्जाम में और ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिकरेंस रिलेशन टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t, ब्रैकेट में है n अपॉन 2 प्लस n। ठीक है, तो ये अपना रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है और कंडीशन है ये तभी वैलिड होगा जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और बाउंड्री कंडीशन क्या है, t ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ थीटा नोटेशन। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताना है थीटा नोटेशन के फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड और रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन 7 नंबर का आपको आना ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा जनरली मास्टर थ्योरम काम कर जाता है। ठीक है, मास्टर थ्योरम ही बहुत सारा कंडीशन को कवर कर लेता है अपने आप में, तो मास्टर थ्योरम को हम अच्छे से समझेंगे। ये प्रॉब्लम तो 1 मिनट का भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे हम इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है इसका सॉल्यूशन। तो अपने पास डेटा दिया हुआ है रिकरेंस रिलेशन के फॉर्म में, टी एन इज इक्वल टू 2t, ब्रैकेट में है n अपॉन 2 प्लस n। ये वैलिड है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और ये होता है 0 के इक्वल जब n 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है t ऑफ n। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो मास्टर थ्योरम का कंडीशन क्या होता है कि कोई भी टी एन दे रखा है वो इस फॉर्म में है, वो इस फॉर्म में हो a ऑफ t ब्रैकेट में n अपॉन बी प्लस एफ ऑफ एन। ठीक है, इस फॉर्मेट में हो और उसका जो a होना चाहिए वो 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और b जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा। ठीक है, और f ऑफ n जो होना चाहिए वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या है, थीटा ऑफ n टू द पावर k और log n टू द पावर p। ठीक है, ये पावर है p जो कि एक रियल नंबर है। ठीक है, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको मैथमेटिकल कंसिडर मत करना कि लॉग के बेस में निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, जीरो आता है, ये बेस में नहीं है, बेसिकली ये पावर में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा वो मैटर करेगा। ठीक है, तो अपना कंडीशन कैसा है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, b भी 1 से बड़ा होना चाहिए, और फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए 3 केसेज बनते हैं, उस केस को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। केस 1 क्या है, केस 1 है इफ log a बेस b ग्रेटर देन k, देन जो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n log a बेस b। ठीक है, इस तरीके से आता है। केस 2 क्या है, केस 2 है अपना इफ log b बेस a इक्वल टू k, देन ऐसा कंडीशन होगा। तो इसके लिए भी 3 अलग अलग कंडीशन होता है। यहाँ पे होता है इफ p इज ग्रेटर देन -1, देन जो टी एन का इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा थीटा ऑफ n का पावर k log p प्लस 1 टू द पावर नहीं n हो जाएगा सीधे। ठीक है,
दूसरा कंडीशन है इफ़ p इज इक्वल टू -1 देन Tn का जो वैल्यू होगा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना आ रहा होगा, वो आ रहा होगा n का पावर k log ऑफ log n। ठीक है। और अगर यहाँ पे तीसरा केस है इफ़ p इज लेस देन -1 से छोटा हो p का वैल्यू, देन थीटा विल बी इक्वल टू n का पावर k। तो ये था सेकेंड कंडीशन। ठीक है। कंडीशन 3 क्या है? केस 3 क्या है? इफ log a बेस b, सबसे पहले केस में कंसिडर किए थे कि log a बेस b ग्रेटर देन k है, यहाँ पे इक्वल टू k है, log a बेस b यहाँ पे लेस देन k है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर अपना जो Tn होगा, Tn जो होगा वो आ जाएगा अपना थीटा ऑफ n का पावर k log Pn। ठीक है। मतलब ये जो Tn दिख रहा है वो Fn के बराबर आ जाएगा, है ना। और अगर इफ P लेस देन 0 आ रहा है तो Tn जो अपना आएगा, मतलब ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो थीटा ऑफ n का पावर k आ जाएगा। ठीक है। सबसे आसान तो यहाँ पे केस 3 है। केस 3 में क्या हो रहा है कि इफ log बेस b और पावर a लेस देन k है, मतलब k के वैल्यू से छोटा हो जाता है, तो फिर जो अपना p अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सेम आ जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और p अगर लेस देन 0 है तो n टू द पावर k आ जाता है। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है, अपने क्वेश्चन में दे रखा है Tn इज इक्वल टू 2t n बाई 2t n बाई 2 प्लस n दे रखा है ना। ये वैलिड है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और इसका वैल्यू है t इज इक्वल टू 0 वेन n इज इक्वल टू 1, ऐसा दे रखा है अपने क्वेश्चन में, है ना। तो चलिए इसको मास्टर थ्योरम से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो अगर कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को और इसको, ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, है ना। b का वैल्यू जो आ जाएगा वो भी 2 आ जाएगा, है ना। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ है। b ग्रेटर देन 1 है, हाँ है। देन फिर तीसरा फंक्शन जो दे रखा है fn, मतलब इसकी बात कर रहा है वो fn, अगर n के इस फॉर्मेट में है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो n है तो हाँ इस फॉर्मेट में, ये वाला टर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब इसके पावर पे 0 होगा, किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो 1 होता है ना। और यहाँ पे n दे रखा है तो k का वैल्यू 1 हो गया अपना कहीं ना कहीं, है ना। तो k जो है वो 1 हो गया अपना, ठीक है। अगर ऐसा है, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ अभी तक ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग log a बेस b फाइंड करेंगे। तो log a बेस b इज इक्वल टू 1 आ रहा है अपना। 1 क्या है, k के इक्वल है ना। k के साथ ही कंडीशन चेक कर रहे थे ना। 1 क्या है, k के इक्वल है। 1 क्या है, 1 इज इक्वल टू k। तो 1 इज इक्वल टू k क्या है, इस वाले कंडीशन में आएगा केस 2 में। केस 2 के किस सब कंडीशन में जाएगा, हमें p फाइंड करना है। p क्या है, तो यहाँ पे p कुछ है ही नहीं, तो पावर में 0 हो जाएगा। तो 0 क्या है, -1 से ज़्यादा होगा, तो अपना ये वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो p इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। p जब 0 मानोगे तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन होगा। देन फिर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा Tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n का पावर k 1 है तो n ही रह जाएगा, log ऑफ p प्लस 1। p क्या है, 0 है, 1 तो 1 ही रह जाएगा, और n, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा n log n। ठीक है। तो मैं आंसर मिल गया, एक बार देख लो दोबारा से कैसे आया। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन से इसे कंपेयर करा जो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से a का वैल्यू 2 मिला, b का वैल्यू हमें 2 मिल गया, है ना। और फिर उसके बाद k का वैल्यू कैसे आता है, n के पावर में जितना रहेगा वो k होता है, ठीक है। तो n के पावर में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो k का वैल्यू 1 मिला। और p क्या है, p एक रियल नंबर है। जब p नहीं दिया रहेगा या ये log n वाला टर्म नहीं दिया रहेगा तो p को आप 0 मान लेना, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर पे जो पावर होता है वो 0 होता है, तो वो 1 के इक्वल होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो p 0 हो गया। तो फाइनली जो अपना आंसर आया कि अगर log a बेस b इज इक्वल टू क्या आएगा, log a बेस b क्या था, log ऑफ 2 बेस 2, तो ये इसका वैल्यू 1 होगा। तो log 2 बेस 2 1 होगा जो कि k के इक्वल है। तो फिर हम लोग p का वैल्यू देखेंगे।
पी अगर ग्रेटर देन -1 है तो फिर हम लोग इस कंडीशन को लगाएंगे यहाँ से, इसके बेसिस पे आंसर हम लोग बताएंगे। तो इसके बेसिस पे आंसर आ जाएगा थीटा ऑफ n log n। ठीक है, तो आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इन सारे जो केसेज है इसके एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं आगे में, ताकि आप क्लियर रहें और एग्जाम में ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए हर एक कंडीशन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन में ऐसे है रिकरेंस रिलेशन 2t n/2 + 1, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप Tn वाले रिकरेंस रिलेशन से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a क्या है, 2 आ गया, b क्या है, 2 आ जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे 1 है, मतलब fn का जो वैल्यू है 1 है, तो n का पावर 0 आ रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो k का पावर मतलब k का वैल्यू जो हो गया वो 0 हो गया, p का वैल्यू भी 0 हो गया, है ना। तो इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा, सबसे पहले कंडीशन लगाने के लिए हम लोग log a बेस b फाइंड करते हैं। तो log a बेस b यहाँ से फाइंड करोगे तो log 2 बेस 2, इसका वैल्यू 1 आएगा। 1 क्या है, 1 0 से बड़ा है ना, 1 0 से बड़ा है, मतलब 1 k से बड़ा है, तो अपना पहला कंडीशन लग जाएगा। ठीक है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा होगा वो आ रहा होगा Tn = थीटा ऑफ n log a बेस b। log a बेस b का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो थीटा ऑफ n आ जाएगा इसका वैल्यू, है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे अपना 40 रहता, यहाँ पे अपना 40 रहता और यहाँ पे 1 नहीं होके यहाँ पे n होता, ठीक है, तो फिर क्या होता, a का वैल्यू यहाँ पे अपना 4 हो जाता, a का वैल्यू 4 हो जाता, b तो 2 का 2 ही रह गया, है ना, ये b 2 का 2 ही रह गया, फिर n है, n का पावर 1 हो गया अपना, है ना। तो k का वैल्यू जो होगा वो 0 से 1 हो जाएगा और p का वैल्यू अभी भी 0 ही है। ठीक है, p क्या है, रियल नंबर है जो कि log n के पावर पे है ना। तो इस केस में log b मतलब log a बेस b का वैल्यू क्या आता, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो log a बेस b का वैल्यू 2 आता। ये स्टिल अभी किससे बड़ा है, k का वैल्यू 1 आया तो 1 से बड़ा है ना। तो अभी भी ये कंडीशन 1 में ही जा रहा है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो थीटा ऑफ n log a बेस b का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, तो n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये इसके ऊपर में n के पावर पे है, तो n स्क्वायर आ जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसी तरह मान लीजिए 4t की जगह पे अपना 8t रहता, यहाँ पे 8t रहता, ये n/2 ही रहता और यहाँ पे n स्क्वायर रहता, तो क्या आता, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, b का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो log a बेस b निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, और k का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो स्टिल अभी भी कंडीशन 1 में ही है। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना होगा तो क्या आएगा, थीटा ऑफ n को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, log a बेस b क्या आता है, log a बेस b यहाँ पे क्या आया, 3 आया, तो n³ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो केस 1 का कुछ एग्जाम्पल समझ में आया होगा। लेट से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से रिकरेंस रिलेशन अपना ऐसे दिया हुआ 9/4 और 9/4 t 2/3n या 2n/3 प्लस n ऐसे करके दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग a देखेंगे, a क्या है, यहाँ पे 9/4 है ना, ये 1 से बड़ा है क्या, हाँ तो है, ऑब्वियस बात है, 2 से भी बड़ा ही है। फिर b क्या है, b अपना 3/2 होगा, क्यों, ये जो 2/3 आया है, ये जो 2/3 आया, ये जो 2/3 आया वो कैसे आया होगा, यहाँ पे n/b के फॉर्म में है ना, तो n ऊपर में रहेगा, b नीचे 3/2 रहा होगा, तभी तो ये 2/3 हुआ होगा ना, 2/3n हुआ होगा। तो यहाँ पे b जो अपना वैल्यू है उसका 3/2 आ जाएगा, ये 1.5 है, तो b भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। देन फिर अपना k का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n है, तो n का पावर 1 है तो k का वैल्यू 1 है, p नहीं है तो p का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब log a बेस b निकालोगे तो क्या आएगा, 3/2 का स्क्वायर है ये, है ना, तो ये 2 आ जाएगा, स्टिल ये ग्रेटर देन 1 है ना। तो फिर अपना जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा ऑफ n स्क्वायर, इसका भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो केस 1 समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग केस 2 का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। केस 2 का जो पहला कंडीशन था वो अब हम लोग देख ही लिए हैं क्वेश्चन में, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन था Tn = 2t n/2 प्लस n, ऐसे था ना। तो यहाँ पे a क्या आया, 2, b क्या आया, 2, n का पावर क्या है, 1 है, तो जो पावर होता है उसको हम k मानते हैं, और
लॉग एन वाला टर्म नहीं है तो उसका पावर में पी जीरो मानते हैं, है ना, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लॉग ए बेस भी निकालना चाहोगे तो लॉग टू बेस टू आ जाएगा, तो ये वन आ जाएगा, वन इज इक्वल टू वन, है ना। तो अपना कंडीशन केस टू पे गया, है ना। केस टू के अब किस केस में गया, किस सब केस में गया, सब केस क्या है, पी ग्रेटर देन माइनस वन है, हाँ है, क्योंकि पी जीरो है। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा थीटा ऑफ एन का पावर के क्या है, वन है, तो वैसे ही रह जाएगा लॉग ऑफ पी प्लस वन, पी का वैल्यू जीरो था और वन तो वन ही है, तो लॉग ऑफ एन आ जाएगा, एन लॉग एन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर निकल गया। लेकिन लेट से इसके आगे अगर आप लॉग ऑफ एन ले लेते तो क्या होता, तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना आ जाता, वन आ जाता, है ना। पी का वैल्यू क्या आ जाता, वन आ जाता। तो उस केस में क्या होता, पी का वैल्यू जब वन आता तो उस केस में जो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता वो थीटा ऑफ एन लॉग ऑफ वन तो पहले सही है, तो यहाँ पे लॉग टू और एन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। यहाँ पे लॉग स्क्वायर एन आ जाएगा, लॉग का पावर टू एन रहेगा तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा, लॉग का पावर फोर एन रहेगा तो यहाँ पे फोर हो जाएगा। इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे इनटू में लॉग एन ना होके डिवीजन में लॉग एन रहता, ठीक है, मतलब यहाँ लॉग एन पे पावर माइनस वन होता, तो उस केस में हम लोग इस पे जाते हैं, इस सब कंडीशन पे जाते हैं, तो उस केस में अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, थीटा ऑफ एन का पावर वन, है ना, तो थीटा ऑफ एन रह ही जाता और लॉग ऑफ लॉग एन हो जाता अपना आंसर। ठीक है, और एक और कंडीशन मान लीजिए कि यहाँ पे जो नीचे में है मतलब लॉग एन है, ये पावर में माइनस वन में एक तरह से अभी, है ना। अगर मान लीजिए लॉग एन स्क्वायर रहता, मतलब डिवीजन में भी है, लॉग एन का स्क्वायर हो गया टोटल। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल नेगेटिव पावर टू है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आते तो इसका जो आंसर आता वो आता थीटा ऑफ एन का पावर के क्या है, वन है, तो थीटा ऑफ एन आ जाता है इसका आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप केस टू भी समझ लिए होंगे। अब हम लोग केस थ्री पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, केस थ्री के लिए हम लोग मान लीजिए कुछ रिकरेंस रिलेशन अपना ऐसे रह जाएगा, टू टी एन बाई टू, है ना। मान लीजिए इस तरीके से प्लस यहाँ पे एन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, टू है, बी क्या है, टू है, के क्या है, टू है, पी क्या है, जीरो है। लॉग ए बेस बी का वैल्यू वन आएगा, के का वैल्यू क्या है, टू है ना, तो टू ग्रेटर देन वन है ना, तो इस कंडीशन पे है ना। और इसमें क्या है, P इज इक्वल टू जीरो है, तो P इज इक्वल टू जीरो है, तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सब केस वन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा ऑफ एन का पावर टू और लॉग पी एन, मतलब कि ये तो कुछ है ही नहीं, तो फिर थीटा ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इस केस में जो यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा वही अपना क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, मतलब थीटा ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन है यहाँ पे मान लीजिए एन क्यूब रहता तो इसका वैल्यू थीटा ऑफ एन क्यूब हो जाता। ठीक है, उसी तरह एन फोर रहता तो थीटा ऑफ एन फोर हो जाता। ठीक है, लेकिन कंडीशन साथ में क्या रहना चाहिए, के ग्रेटर देन लॉग ए बेस बी। ठीक है, और पी का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, ये दोनों कंडीशन रहना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा ना हो के यहाँ पे एन स्क्वायर तो रहता ही, साथ में लॉग का पावर एन रहता, तो क्या होता, ये सेम ही चीज़ उतर के आ जाता, मतलब थीटा ऑफ एन स्क्वायर लॉग टू एन, मतलब ये टोटली आंसर हो जाता। ठीक है, एक और केस कंसिडर करते हैं इस वाले के लिए, है ना, इस वाले कंडीशन के लिए। मान लो यहाँ पे इतना ही है और साथ में यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन लॉग टू एन है ना, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एन स्क्वायर लॉग एन का पावर माइनस टू, ऐसे करके है। ठीक है, मतलब कोई एक को कंसिडर करना है, इसको मत करो, ऐसा कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग ए बेस भी क्या आएगा, वन आ रहा है, के का वैल्यू क्या है, टू है ना, और पी का वैल्यू क्या है, माइनस टू है, पी का वैल्यू क्या है, माइनस टू है। तो किस कंडीशन में जा रहा है, सबसे पहले तो के जो है वो ग्रेटर देन वन है, तो कंडीशन नंबर थ्री पे जा रहा है। इसके किस केस पे जा रहा है, पी लेस देन जीरो। ठीक है, इस केस पे जा रहा है, तो इस केस में क्या होता है, जो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है टी एन जो होता है वो हो जाता है थीटा ऑफ एन का पावर के, तो के क्या है, टू, एन का पावर टू, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मास्टर थ्योरम का यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि बी के जगह पे हमेशा टू होगा और ए के जगह पे हमेशा टू होगा, यहाँ पे एट फोर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एट टी एन बाई टू प्लस एफ एन के जगह पे मान लो एन स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से भी दिया हो सकता है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके नीचे बताओ कि कितना आंसर आ रहा है आपको, ताकि मैं समझ सकूँ आपको कितना समझ में आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप नोटबुक का यूज़ किए होंगे इसको समझने के लिए, है ना।
अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग।